मदद अगर होती तो किसी के होने का निशान तो होता। अंधेरी रात, सुनसान जंगल, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बस करो आदित्य, हर चीज में शक मत ढूंढो। अगर भगवान ने नाव भेजी है तो उसी से पार करना होगा। मैं अब और रुकना नहीं चाहती। दोनों नाव पर सवार हो गए। बिना चप्पू और बिना किसी नाविक के वह नाव धीमी गति से बहती हुई उन्हें नदी के पार ले गई। जैसे ही उन्होंने दूसरी ओर कदम रखा, सामने का दृश्य उन्हें सिहराने लगा। कुछ ही दूरी पर एक जर्जर कुआं खड़ा था, टूटी हुई ईंटों से बना, जिस पर बेलें लिपटी थीं और काई की मोटी परत जमी हुई थी। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा था। हवा तक मानो थम गई हो। आदित्य की नजर उसी कुएं पर जाकर जम गई। नैना बिना हिले उसी जगह जमी रही। जंगल के बीच ऐसा कुआं यहाँ? कुछ तो सही नहीं लग रहा नैना। ऐसे वीराने में कुआं अपने आप नहीं होता, जरूर इसके पीछे कोई कहानी है। आदित्य भारी कदमों से कुएं की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने भीतर झांका, उसके सीने में ठंड उतर गई। कुएं की गहराई में नैना बैठी हुई थी, एकदम वैसी ही। वही कपड़े, वही चेहरा, वही भाव। उसकी सांस अटक गई, गला सूख चुका था। कांपती नजरों से उसने अपने पास खड़ी नैना की ओर देखा। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर नैना कुएं के अंदर है तो मेरे बगल में खड़ी है कौन है? नैना, एक बात बताओ, तुम सच में तुम ही हो ना? मतलब आज तुम कुछ अलग सी लग रही हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार, सब कुछ। यह सुनते ही नैना की आंखों में आग सी भड़क उठी, मानो भीतर दबा हुआ क्रोध अचानक फूट पड़ा हो। ये क्या बेहुदा सवाल है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? अलग? हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं आदित्य, और आज तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अगर मैं नैना नहीं हूं तो फिर तुम्हारे साथ इतने साल कौन रही? बताओ, मैं कौन हूं? आदित्य ने उसी पल बात को वहीं थाम लिया। कुएं में दिखी उस भयानक परछाई का जिक्र उसने बिल्कुल नहीं किया और बात बदलते हुए बोला, नहीं, कुछ नहीं। शायद अंधेरे की वजह से दिमाग ज्यादा सोचने लगा है। चलो, यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं, आगे चलते हैं। दोनों तेजी से आगे बढ़ते चले गए, लेकिन जंगल का रास्ता अब अजीब ढंग से बदलने लगा था। पेड़ बार बार वहीं से लगते, जैसे वे किसी अदृश्य घेरे में घूम रहे हों। तब उन्हें समझ आया कि वे जंगल में भटक चुके हैं। कुछ ही देर बाद उनके सामने एक विशाल, सुनसान और जर्जर हवेली उभर आई। दीवारों पर जंगली बेलें लिपटी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और तेज हवा के साथ हवेली से कराहती हुई आवाजें निकल रही थीं। ये जगह मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। रास्ते पर चलते हुए तो कुछ और ही था, और अब अचानक ये हवेली सामने खड़ी है। जंगल के बीच ऐसी सुनसान इमारत, ऐसा लगता है जैसे हम कहीं और ही आ पहुंचे हो। इसी का तो डर था मुझे नैना। रास्ता हमें जहां ले जाना चाहिए था वहां नहीं ला रहा। ये हवेली यूं अचानक सामने नहीं आती। कोई ताकत है जो हमें भटका रही है। ये जगह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। बाहर तूफान बहुत तेज हो गया है आदित्य, अंधेरा भी गहराता जा रहा है। ऐसे में यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं। चलो हवेली के अंदर चलते हैं, हो सकता है कोई वहां रहता हो और हमें मदद मिल जाए। आदित्य एक पल ठिठक गया। उसके मन में अनगिनत शंकाएं उमड़ पड़ी, लेकिन हालात की मजबूरी ने उसे सिर झुकाकर हामी भरने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, हालात ऐसे हैं कि और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। चलो अंदर चलते हैं, लेकिन हमें बहुत संभल कर रहना होगा। दोनों ने हवेली के भारी चरमराते दरवाजे को पूरी ताकत से धकेला और भीतर दाखिल हो गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। घबराकर आदित्य और नैना ने ऊंची आवाज में पुकार लगाई, कोई है यहाँ? अगर कोई सुन रहा हो तो बाहर आ जाइए। हम रास्ता भटक गए हैं और बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा है। यहाँ कोई रहता है क्या? अगर कोई है तो कृपया जवाब दीजिए, हमें मदद चाहिए। हम इस जंगल में फंस चुके हैं। लेकिन पूरी हवेली में जवाब के नाम पर बस उनकी ही आवाजें टकराकर लौट आईं, जैसे यह जगह बरसों से सूनी पड़ी हो। नैना कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि उसकी नजर सामने की दीवार पर जा टिकी। वह सिहर उठी और घबराकर चीख पड़ी।
आदित्य को आवाज देने लगी। आदित्य, जल्दी यहाँ आओ। ये देखो, मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन इसे देखकर दिल बहुत घबरा रहा है। दीवार पर टंगी तस्वीर पर नजर पड़ते ही आदित्य के कदम लड़खड़ा गए, जैसे जमीन उसके नीचे से सरक गई हो। वह तस्वीर किसी और की नहीं थी, वह नैना ही थी। ये तुम्हारी तस्वीर कैसे हो सकती है नैना? तुम तो कभी इस हवेली में आई ही नहीं। फिर यहाँ दीवार पर तुम्हारी तस्वीर किसने टांगी है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये मेरी ही तस्वीर लग रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बार मुझे भी ये सब ठीक नहीं लग रहा आदित्य। दिल अजीब तरह से डर रहा है, जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा हो। चलो, अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकते, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। घबराहट में दोनों दौड़ते हुए हवेली के दरवाजे की ओर लपके। भारी दरवाजा जोर से धकेलते ही वे बाहर निकल आए। खुली हवा पाकर आदित्य ने राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर नैना से कुछ कहने ही वाला था। नैना, ध्यान से। ये सब अचानक कैसे बदल गया? लेकिन आदित्य के होंठ ज्यों ही खुले, गला सूख गया। बाहर उसके साथ कोई नहीं था। नैना अभी यहीं थी, फिर वो कहाँ चली गई? और अभी तो यहाँ एक हवेली थी, वो भी न जाने कहाँ गायब हो गई। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। न रास्ता, न जगह, न लोग। उसने घबरा कर पीछे पलट कर देखा तो सांसें थम सी गईं। जहां कुछ ही पल पहले हवेली खड़ी थी, वहां अब सिर्फ घना जंगल और स्याह अंधेरा पसरा था। हवेली जैसे हवा में घुलकर गायब हो चुकी हो। तभी अचानक बर्फ सी ठंडी हवा का तेज झोंका उठा। पेड़ों की डालियां उन्माद में हिलने लगी और जंगल में एक कर्कश, हड्डियां जमा देने वाली आवाज गूंज उठी। अगले ही पल उसके सामने एक विकराल आकृति उभर आई। एक भयानक चुड़ैल। उसके बाल बेतरतीब उड़ रहे थे, आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं और कांपती खुरदुरी आवाज ने पूरे माहौल को खौफ से भर दिया। अब उसे ढूंढना बेकार है आदित्य। नैना इस अंधेरे से बाहर कभी नहीं लौटेगी। ये हवेली उन लोगों को खा जाती है जिनके दिल में लालच पलता है और जिनकी जिद दूसरों को धोखे में डाल देती है। वो यहाँ आई अपने फैसलों के साथ और यही उसकी आखिरी मंजिल बनी। जो इस रास्ते पर आता है वो कुछ न कुछ खोकर ही जाता है। कोई अपना चेहरा, कोई अपना सच और कोई अपनी सबसे प्यारी चीज। नैना कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? उसे मेरे सामने लाओ। वो जिंदा है ना? जिंदा? यहाँ जिंदगी और मौत का फर्क मिट जाता है। अब वो इस हवेली की सांसों में कैद है। तुम समझ गए ना आदित्य? तुम्हारे दिल में ना लालच था ना धोखा। तुम तो बस उसका साथ दे रहे थे, उसे सुरक्षित घर पहुंचाना चाहते थे। लेकिन वो उसके मन में जीत की जिद थी, अपने फैसले को हर हाल में सही साबित करने का लालच था। उसी जिद ने उसे यहाँ तक खींच लाया। ये हवेली उन्हीं को निगलती है जिनके इरादे अधूरे होते हैं और जिनके दिल में सच के बजाय धोखा पलता है। यहाँ आने वाला हर कोई अपने सच से भागता है और यही जगह उसके झूठ को उसकी कब्र बना देती है। और याद रखो आदित्य, जो एक बार इस हवेली की सांसों में उलझ गया, उसका नाम समय भी धीरे धीरे भूल जाता है। ये कहते ही वह चुड़ैल अंधेरी हवा में घुलकर गायब हो गई। आदित्य वहीं जड़ सा खड़ा रह गया, चारों ओर फैले रहस्यमय सन्नाटे और रात के गहरे गुप्त अंधेरे के बीच बिल्कुल अकेला। काश उस रात तुम मायके जाने की जिद ना करती नैना। काश मैंने तुम्हें और जोर से रोक लिया होता। थोड़ा सब्र किया होता तो शायद आज तुम मेरे साथ होती। धीरे धीरे आसमान में सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी। जंगल की सन्नाटा टूटा और चिड़ियों की चहचहाहट गूंज उठी, मगर आदित्य के दिल पर
उस रात की दहशत हमेशा के लिए अंकित हो चुकी थी, एक ऐसी सीख बनकर कि जिद और धोखे की राह का अंत सिर्फ तबाही ही होता है।